जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में जो कवर करा था वो करा था किसी दो कॉन्सेप्ट को, लिबर्टी और इक्वालिटी को। अब इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे जस्टिस और उसके बाद में राइट्स को, जो न्याय और अधिकार, इन दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद में उससे पहले हम एक वीडियो बनाई थी, वो मार्क्सविज्म पे बनाई थी। उसके पहले एक लिबरलिज्म पे बनाई थी, मार्क्सवाद, उदारवाद, इक्वालिटी और लिबर्टी हम कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका न्याय के ऊपर, जस्टिस के ऊपर। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो आता है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार एग्जाम में। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे को वो क्या जानना है, सबसे पहले जानना है होता क्या है न्याय, जस्टिस होता क्या है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, न्याय की परिभाषा। न्याय की परिभाषा। अब न्याय क्या होता है? न्याय एक ऐसी प्रक्रिया होती है किसी व्यक्ति का जो प्राप्त है, अगर उसे वो प्राप्त हो जाता है तो वो क्या है, न्याय है। अगर मैं कहूं कि हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूरी हो रही है तो हम कहेंगे कि न्यायपूर्ण समाज देखने को मिलता है हमारे को। न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? जिसमें कि सभी की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो सके, रोटी, कपड़ा और मकान, जो आम आवश्यकता है जिसे हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, फंडामेंटल नीड्स जो है किसी व्यक्ति की, अगर वो पूरी हो रही है तो वो क्या है, एक सामाजिक न्याय के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद हम कहें, इसे कई बार ना विकास के साथ भी जोड़ दिया जाता है, डेवलपमेंट के साथ। जैसे हम कहें कि हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट वर्क कर रही होती है और अगर वो हमारे अकॉर्डिंग कर रही है तो हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, यही एक न्याय है। हाँ, कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल जो है अगर उनको समय से सजा मिल रही है तो हम कहते हैं सही न्याय कायम किया जा रहा है समाज के अंदर। इसके लिए न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी देश में, चाहे वो कोई भी देश हो, वहां पे न्यायपालिका जो जज है उनके द्वारा जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण निभाई जाती है। ओके। उसके बाद में न्याय की परिभाषा क्या बताई मैंने, न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का जो प्राप्त है अगर उसे वो प्राप्त होता है तो वो न्याय कहलाता है। उसमें फंडामेंटल नीड्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को पूरी होनी चाहिए, वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद में हम जाने इसमें जैसे अगर कहा जाए किसी के द्वारा अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो उसके बाद में गुजारा भत्ता देना, हम कहते हैं नहीं, अगर वो गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है उसको तो हम कहेंगे कि देखो उसके साथ में कितना बुरा हुआ। अगर वो वहां पर न्यायालय के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि उसे गुजारा भत्ता देना होगा तो वो वहां पे उसके साथ में वो न्याय होता है। तो न्याय की जरूरत क्यों है हमारे को, वो भी जानना जरूरी है। न्याय की आवश्यकता क्यों है कि न्याय अगर नहीं होगा तो समाज के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी और वहां पर हमेशा हर व्यक्ति, जो दबे कुचले लोग हैं, वो हमेशा अपने आप को क्या समझेंगे, हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि बिना न्याय के अब देखो ऐसा होता है कि अगर कोई भी रात को चोरी होती है, हमारे को इस चीज का डर नहीं है क्योंकि उनको सजा देने के लिए कानून है, न्यायालय है। ऐसे ही अगर कोई भी आके हमारे को धमकाता है या फिर कोई भी मारता है या कोई भी किसी के साथ में कुछ गलत करता है तो उसके लिए न्याय है। न्याय का डर होना जरूरी है। अगर न्याय का डर नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, किसी को भी कुछ भी गाली गलौज कर सकता है, किसी के साथ भी मारपीट कर सकता है, या फिर कुछ भी जो उसके मन में आएगा वो कर सकता है व्यक्ति। तो इसलिए न्यायालय का डर होना जरूरी है। हम बोलते हैं ना कि कानून है, कानून देख लेगा। तो कानून का मतलब क्या बोलते हैं, कानून अंधा होता है, वो कभी नहीं देखता, वो क्या देखता है, सबूतों को देखता है। अगर तुम गलत नहीं हो तो कानून की नजरों में सब कुछ ठीक होगा और कानून ही सब अपने आप डिसाइड करेगा कि हाँ उसको क्या सजा देनी है, क्या नहीं देनी। ओके। उससे हमारे को ये भरोसा होता है कि हाँ हम क्यों पालन करें। न्याय एक भरोसा दिलाता है किसी व्यक्ति को कि संविधान का या कानूनों का पालन क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है अगर हम पालन कर रहे हैं तो हमारे को सही अपने आप हम अपना आगे विकास करते जा रहे हैं। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर ये ना हो, न्याय की व्यवस्था ना हो, मतलब कि जैसे रोड पे जा रहे हो आप, अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, उसके बाद में कोई आपको मार के भग गया तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, या कोई मर्डर कर देता है किसी का, उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो हमारे को एक निश्चिंता रहती है, एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारे को कोई ऐसे नहीं करके जाएगा। साथ ही साथ अगर हम कहें कि अगर हम ये सोचें कि कोई गलत करेगा हमारे साथ तो उसके लिए सजा के लिए न्यायालय बैठा हुआ है। अब तो इसके माध्यम से न्यायालय में बहुत ज्यादा मांगे की जाती हैं। आरटीआई होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर हम न्यायिक सक्रियता कहें या जनहित याचिका कहें, पीआईएल, इसके माध्यम से न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक हो गई है। अब तो यहाँ तक कि ई काउंसलिंग वगैरह भी होती है और साथ ही साथ जो है अब ऑनलाइन जो है हम फैसले सुन सकते हैं न्यायालय के। ऐसा नहीं है कि वर्डिक्ट वगैरह को हम नहीं सुन सकते। अब पहले क्या होता था कि हम हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अब ले सकते हैं, किसी भी केस की सुनवाई को हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। अब इसमें क्या है, न्याय स्थापित करने के लिए दो कार्य जरूरी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले न्याय के लिए दो कार्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला है पुरस्कृत करना,
पुरस्कृत करना और दूसरा दंडित करना। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, कोई एनजीओ वगैरह खोल रखा है और समाज में एक न्याय को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, समाज के अंदर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पुरस्कृत भी करना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी इंस्पायर हो और बाकियों को भी मोटिवेशन मिले, अलग एक अलग उनके अंदर ही टेम्परामेंट जागे, अंदर से वो है कि कुछ करने का उत्साह जागे कि हाँ उसने ऐसा करा था, उसको पुरस्कृत किया गया। हम देखते हैं ना अवार्ड वगैरह जो मिलते हैं कि कुछ जो अच्छा कार्य कर रहा होता है, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह, तो उससे क्या होता है दूसरों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे ही दूसरा है दंडित करना। और जो अगर अपराध कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, किसी भी तरीके का कोई किसी के द्वारा गलत कार्य किया गया है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि जो है दूसरे लोगों को ये पता चल सके कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे को भी सजा मिलेगी, और उनके अंदर एक डर होना चाहिए उस चीज का, कानून का। कि कानून का डर नहीं होगा तो समाज में कभी भी पूरी तरीके से विकास देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि समाज में हमेशा डर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हम जानेंगे ये जो चीजें बहुत जरूरी है। फिर है न्याय के आयाम कौन कौन से हैं। न्याय के आयाम, इसमें राजनीतिक, जैसे आपने पिछले में देखा वो इक्वालिटी वाले में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐसे ही न्याय के अंदर भी है सामाजिक। बस वहां पे क्या है समानता शब्द इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा न्याय, बस इतना फर्क है, बाकी ये सेम होता है आयाम के अंदर। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अब ये 4 आयाम है जो आपको लिखने हैं न्याय के अंदर, जो है जस्टिस के अंदर। अब इसमें क्या है राजनीतिक न्याय। क्या है राजनीतिक न्याय? वो है कि व्यक्तियों को, सभी को समान तौर पर न्यायालय के द्वारा किसी भी तरीका का कोई भेदभाव ना किया जाए, और सभी को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, और साथ ही साथ सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी पार्टी बनाने का, कोई भी सभा या सम्मेलन करने का। तो किसी भी तरीका किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर के, वो पैसे वाला है या वो गरीब है, या वो इस जाति का है या उस जाति का है, या ऊंच नीच का किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो राजनीतिक में आ जाएगा। सामाजिक में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी तरीके समाज को किसी भी नजर से देखने पर कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ में भी। न्यायालय के द्वारा डिसीजन सुनाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जाति का या इस रंग का है या इस लिंग का है। ओके, ये सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक में क्या है? सभी को वही रोजगार पाने का अधिकार होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलने का जो है ये न्याय है। अगर सभी को वो मिल पा रहा है तो आसानी से हम कहें कि एक राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। कानून की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। ये कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होने के साथ साथ कानून की पहुंच भी सभी तक होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक न्यायपूर्ण समाज देखने को हमारे को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए न्याय की गुहार लगा सके न्यायालय में जाकर। उसके बाद आगे है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब इसमें क्या जानते हैं? इनकी एक बुक थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये लिखी गई थी 1971 में। एक इनकी दूसरी बुक लिखनी है, द लॉज ऑफ पीपल, द लॉज ऑफ पीपल, ये लिखी गई थी 1993 में। ये इन्होंने 2 बुक लिखी हैं जॉन रॉल्स के द्वारा। पहली ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो न्याय से संबंधित है, और दूसरी क्या है? द लॉज ऑफ पीपल, के लोगों के बीच में किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। ये इन्होंने 2 बुक लिखी हैं, और इनके जो 4 मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है इन्होंने जिस चीज पे जोड़ दिया है, उसमें सबसे पहला अज्ञानता का पर्दा। प्रमुख सिद्धांत क्या क्या दिए इन्होंने? पहला अज्ञानता का पर्दा। दूसरा है व्यक्ति को साध्य मानना और राज्य को साधन। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। नेक्स्ट है
व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना, को स्वतंत्र छोड़ना, नेक्स्ट है सामाजिक समझौते की बात करना। सामाजिक समझौते की बात करना। जॉन रॉल्स के ये 4 मेन सिद्धांत हैं, ये आपको समझने हैं। देखो एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा ये इनका सबसे मेन है, जो इनका सिद्धांत है, जो थ्योरी है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप समाज का निर्माण करो, और उस समाज में आपको अपना स्थान ना पता हो तो वो व्यक्ति जो समाज का निर्माण करेगा, वो समाज एक ऐसा समाज होगा, न्यायपूर्ण समाज, जिसको इन्होंने नाम दिया। अब वो कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं कोई चीज आपको बोलूं कि ऐसा है, आप सब्जी बना दो है, उसमें आप क्या बनाओगे कि आपको ये नहीं पता कि वो सब्जी मिलेगी या दूसरी सब्जी मिलेगी, आपको भी उसी में से खानी है, तो आप अच्छी बनाओगे है। ऐसे ही अगर हम कहें समाज का निर्माण करने की बात करी जाए, अगर हम कहेंगे आप एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें आपको स्थान ना पता हो कि आप एक गरीब घर में पैदा होगे, एक राजा के घर में पैदा होगे, या एक अमीर घर में पैदा होगे, या फिर एक कबाड़ी का जीवन व्यतीत करोगे, या फिर एक भिखारी का जीवन भी मिल सकता है आपको, या एक राजकुमार का जीवन भी मिल सकता है। तो ऐसा आप डिसाइड करोगे कि वो एक ऐसा समाज हो जिसमें सबसे गिरी हुई स्थिति अगर किसी व्यक्ति की हो ना, तो वो भी अच्छी हो। आप यही डिसाइड करोगे, और उसमें जो आप एक जो कंस्ट्रक्ट करोगे, एक ऐसा समाज, एक सोसाइटी को आप जब निर्मित करोगे, तो उसमें ये चीज का आप खास ध्यान रखोगे कि सबसे गिरी हुई स्थिति अगर किसी व्यक्ति की है, वो भी अच्छी हो, तब एक वो अपने आप ऑटोमेटिक वो एक न्यायपूर्ण समाज होगा, क्योंकि उसमें आपको अपना स्थान नहीं पता, और आप हमेशा ये एक ऐसे समाज की रचना करने की सोचोगे जिसमें सबसे गिरी हुई स्थिति वाला व्यक्ति भी खुश रहे, अपना कम से कम मूलभूत आवश्यकता को पूरी कर सके। तो इससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। दूसरा है जो इनका है, समझ में आ गया होगा आपको, अज्ञानता का पर्दा, जिसमें अपना खुद का स्थान ना पता और आपको एक समाज की रचना करनी हो, तो उस समाज को आप इस तरीके बनाओगे जिसमें कि कोई सबसे नीचे वाला व्यक्ति है वो भी खुश रह सके, अपना जीवन सही तरीके से चला सके। उसमें अपने आप ऑटोमेटिक फिर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाती है। दूसरा व्यक्ति साध्य और राजन साधन। तो इसमें जो है जॉन रॉल्स ने यह माना है कि व्यक्ति एक साध्य है, व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए राज्य जो है एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। राज्य जो है एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए एक व्यक्ति को, और व्यक्ति का संपूर्ण विकास राज्य को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर ही हो सकता है। राज्य एक मशीन के तौर पर कार्य करे और व्यक्ति संबंधित विकास के लिए जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने का कार्य करे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो। राज्य का सिर्फ काम ये होना चाहिए कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो मेन क्या हुआ, साध्य है व्यक्ति और साधन है राज्य। स्टेट को यहाँ पे साध्य माना है इन्होंने। उसके बाद व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना। तीसरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वो अपना पूरी तरीके से विकास कर सके, अपनी एबिलिटी को सही तरीके से प्रदर्शित कर सके लोगों के सामने, और अपने आप को दिखा सके किस तरीके से वो समाज के लिए एक लाभदायक रिसोर्स के तौर पर कायम है। सामाजिक समझौते की बात करना। इन्होंने बताया कि राज्य जो है ना बनाया गया है वो एक सामाजिक समझौते के द्वारा बनाया गया है, जिसमें लोगों को आवश्यकता हुई कि हाँ कानून व्यवस्था को सही तरीके बनाने के लिए और कानून व्यवस्था को सही तो सामाजिक समझौते की बात करना। तो जॉन रॉल्स के द्वारा यही बताया गया है कि राज्य का जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, सामाजिक समझौते के द्वारा, कि एक अनुबंध साइन करा सभी लोगों ने कि एक राज्य की आवश्यकता होनी चाहिए, कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, और साथ ही साथ समाज के अंदर एक तालमेल को बनाए रखे जाने की कोशिश की जा सके, और व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए एक साधन के तौर पर कोई संस्था कार्य करे। तो उसके लिए उन्होंने राज्य का निर्माण करा सामाजिक समझौते के द्वारा। उसके बाद में हम जानते हैं कि रॉल्स के अनुसार राज्य के 4 न्यायिक कार्य बताए गए। रॉल्स के अनुसार राज्य के 4 कार्य, राज्य के कार्य रॉल्स के अनुसार, रॉल्स के अनुसार इसमें सबसे पहला आवंटन, उसके बाद में दूसरा स्थायित्व, तीसरा स्थानांतरण, और चौथा है वितरण। आवंटन एलोकेशन, स्थायित्व स्टेबिलिटी, ट्रांसफर, और डिस्ट्रीब्यूशन।
ये जो है रोल्स के अनुसार राज्य के 4 महत्वपूर्ण कार्य बताए गए, जिसमें देखो आवंटन का मतलब क्या है यहाँ पर, एलोकेशन का, कि कीमतों पर नियंत्रण रखने का कार्य करना, और साथ बाजार के अंदर जो कीमतें डिसाइड करनी है, क्या कीमतें होनी चाहिए किसी वस्तु की, वो तय करना, और साथ ही साथ करों का निर्धारण करना कि कौन कौन से टैक्सेस किस पे लगाए जाए, किस चीज पे कौन से टैक्सेस लगेंगे, ये सारी चीजों को आवंटन के अंतर्गत रखा गया, जिसे हम एलोकेशन कहते हैं। स्थायित्व, दूसरा पॉइंट क्या है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। इसमें क्या है, पूर्ण रोजगार दिलाना समाज के अंदर लोगों को जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो रोजगार के काबिल हैं, और रोजगार का चयन करना कि हाँ कौन कौन से रोजगार हमारे को रखने हैं समाज के अंदर, वो चीज तय करना, राज्य तय करे। उसका स्थानांतरण, ट्रांसफर, न्यूनतम आय की गारंटी देना कि हाँ भाई एक न्यूनतम आय दी जाएगी आपको, न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, तो वो चीज होनी चाहिए जिससे कि समाज में परिवर्तन आ सके, स्थानांतरण हो सके। और चौथा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कहें कि संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया, एक जगह पर ही संपत्ति पूरी तरह इकट्ठी हो चुकी है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि उस संपत्ति को उनसे लेके और समाज के अंदर उसे बांट देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर सही तरीके से संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो ये राज्य के इन्होंने 4 कार्य बताए हैं, कौन कौन से, एलोकेशन, स्टेबिलिटी, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन। रोल्स के अनुसार ये 4 कार्य बताए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आलोचना क्या कर सकते हैं हम इसकी। तो आलोचना में मूल्यांकन करना था हमारे को जॉन रॉल्स का, तो इसमें हमारे को प्रमुख आलोचना देखने को मिलती है। सबसे पहली जो आलोचना है वो क्या है, अज्ञानता, पर्दा, काल्पनिक। आलोचना में पहला पॉइंट क्या है, अज्ञानता का पर्दा क्या है, काल्पनिक है सिर्फ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अज्ञानता पर्दा जिसमें व्यक्ति को कहा जाता है कि एक ऐसे समाज की रचना करनी जिसमें अपना स्थान न बताओ, तो एक कल्पना की गई है सिर्फ, ऐसा बहुत ही मुश्किल है, जिसे कहें कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चीज की कि हाँ ऐसा कभी संभव हो पाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अज्ञानता का पर्दा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है जॉन रॉल्स ने, वो क्या है, काल्पनिक है, सिर्फ एक इमेजिनरी थिंकिंग है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा व्यक्ति की सिर्फ स्वतंत्रता पर जोर, ठीक है, सिर्फ स्वतंत्रता पर जोर, कि व्यक्ति की समानता, राजनीतिक समानता, न्यायिक समानता इत्यादि किसी पर जोर नहीं किया, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, सिर्फ लिबर्टी पर जोर दिया गया कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। बट अगर उसमें तालमेल ना बनाया गया, समाज के अंदर अगर स्वतंत्र छोड़ दिया गया, स्वतंत्र जानवर की तरह अगर छोड़ दिया गया व्यक्ति को, तो वो किसी को भी खा जाएगा, और एक दिन समाज में इतना ज्यादा फासला आ जाएगा, गैप आ जाएगा कि हाँ बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे कुछ लोग, कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है रॉल्स के सिद्धांत की कि व्यक्ति को सिर्फ स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ पाबंदियां भी होनी चाहिए। तो राज्य की भूमिका को नकारना, तीसरा पॉइंट क्या है, राज्य की भूमिका को नकारना, राज्य की भूमिका को नकारना। राज्य के सिर्फ 4 कार्य बता दिए गए, बाकी राज्य की कोई भूमिका नहीं है। राज्य को एक तरह से ऐसा रख दिया गया कि उसकी जो पावर है वो बहुत कम है, उसको नकार दिया गया, उसकी भूमिका को, जो उसकी इंपोर्टेंट भूमिका है उसको, उसके रोल को एक तरीके से बहुत स्मॉल एरिया में डिवाइन कर दिया गया है, उसको डिफाइन कर दिया गया कि किस तरीके से राज्य के ये 4 कार्य हैं, बस जो बताया आपको। इसलिए उसके बाद में समानता की बात न करना, चौथा पॉइंट ये, समानता की कहीं पर भी बात नहीं करते, बात ना करना। ठीक है, इक्वालिटी की इन्होंने कहीं पर भी बात नहीं करी है। आगे 5वां है, महिलाओं के अधिकार की बात ना करना, महिलाओं के अधिकारों की बात ना करना, की बात ना करना। तो विमेन राइट पे कहीं पर भी इन्होंने जोर नहीं दिया है कि हाँ महिलाओं के क्या अधिकार होने चाहिए, महिलाओं को किस तरीके न्याय मिले, उसकी कहीं पर भी इन्होंने कोई बात नहीं करी है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देनी है कि न्याय क्या होता है, फिर उसके बाद में न्याय के स्थापित करने के लिए 2 कौन कौन से कार्य हैं कि जिसमें पुरस्कृत करना, दंडित करना। फिर न्याय के आयाम जाने हमने, राजनीतिक आयाम, सामाजिक और आर्थिक और कानूनी आयाम। फिर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जिसमें कि इनकी 2 बुकों के नाम याद रखने, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, द लॉज ऑफ पीपल, इनकी सन याद रखनी है आपको, 1971 में ये थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी गई थी, द लॉज ऑफ पीपल 1993 में लिखी गई थी। फिर जॉन रॉल्स के 4 मेन सिद्धांत है, जो अज्ञानता का पर्दा, व्यक्ति को साध्य मानना,
करना, उसके बाद व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना, सामाजिक समझौते की बात करना। उसके बाद में रोल्स के अनुसार जो 4 राज्य के कार्य बताए गए वो याद रखने आपको। आवंटन जिसे एलोकेशन कहते हैं, स्थायित्व स्टेबिलिटी, स्थानांतरण ट्रांसफर और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में इनकी आलोचना है, आलोचना में अज्ञानता पर्दा काल्पनिक बताया गया है, व्यक्ति की सिर्फ स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, राज्य की भूमिका को नकारा गया है, समानता की बात नहीं की गई, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं की गई। आखिर में आपको कंक्लूजन दे देना है कि न्याय जो है, न्याय किसी भी समाज की एक आधारशिला होती है। अगर न्याय ना हो समाज के अंदर तो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि एक न्यायपूर्ण समाज बन ही नहीं पाएगा वो। और समाज के अंदर हमेशा जो है शोषण होता रहेगा लोगों का, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते रहेंगे, या फिर उच्च वर्ग के लोग हमेशा निम्न वर्ग का शोषण करते रहेंगे, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी। उसके बाद में अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका न्याय वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हम करेंगे राइट्स का, अधिकार वाला। अगला क्वेश्चन है राइट्स, अधिकार। अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अब देखो, जैसे हमने पिछले 3 कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे पूरे, जिसमें हमने लिबर्टी पढ़ा, फिर इक्वालिटी पढ़ा, फिर जस्टिस पढ़ा। अब है अधिकार, राइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकार होते क्या हैं। अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं या वे मांगे होती हैं जिनको कि समाज और राज्य के द्वारा मान्यता दी जाए, उन्हें हम अधिकार कहते हैं। क्या? अधिकार व्यक्ति के वे मांगे या दावे होते हैं जिनको कि समाज और राज्य की अनुमति मिल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिकार हैं वो हमारे। उसके बाद हम जानते हैं अधिकार और दावे में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर अधिकार एक दावा जरूर हो सकता है, लेकिन हर दावा एक अधिकार नहीं बन पाता, क्योंकि हर दावा या हर मांग हमारी पूरी नहीं होती जो कि एक अधिकार बन जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हर अधिकार एक दावा जरूर रहा होगा, बट हर दावा एक अधिकार नहीं बन पाता। फिर उसके बाद में एक तीसरी चीज जो है इसमें वो आपको ध्यान रखनी है, अधिकार जिम्मेवारी में क्या संबंध है। तो जिम्मेदारी जो है, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है सही तरीके से, तभी उसको वो अधिकार मिलता है, नहीं तो अधिकार का कहीं से भी वो हकदार नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि आपके फादर आपको डांट भी सकते हैं और आपको मार भी सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कहोगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने आपका लालन पालन किया और उसी वजह से उनको वो अधिकार मिला कि वो आपको डांट भी सकते हैं। साथ ही साथ एक शिक्षक अगर आपको डांट फटकार सकता है तो उसका रीजन क्या है? सिंपल सा, अगर वो अपना कार्य का सही तरीके से पालन कर रहा है, अपने शिक्षा दे रहा है सही तरीके से, तो आप कुछ नहीं कहोगे, कभी आपको कोई आपत्ति नहीं होगी और आप डांट फटकार भी सुन लोगे। नहीं तो अगर आपको वो सही तरीके से पढ़ा नहीं रहा, आपके शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसके बाद में आप शिक्षक को भी सुना सकते हो कि हाँ आप क्या कर रहे हो, ये आप कैसे डांट रहे हो, या कैसे भी करके आप किसी से बोल सकते हो। कोई भी चीज अधिकार जब मिलता है जब पहले आप जिम्मेवारी निभाओ। एक पिता अपना कर्तव्य का सही तरीके से पालन करे, सही तरीके से लालन पालन करे, पोषण करे, तो उसके बाद में वो कह सकता है, अपने बच्चों को डांट फटकार सकता है। नहीं तो एक बेटा ही ना अपने पिता पर पूरी तरीके से गुस्से में बोल सकता है कि हाँ तूने करा क्या मेरे लिए, जब तूने सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया, उससे थोड़ी काम चलता है, बाकी पूरा लालन पालन कौन करेगा। तो वो सारी बातें जो है वो अगर होती है कि लालन पालन पूरा करा, उसके बाद सही तरीके से उसको शिक्षा दिलाई, उसके बाद में उसका सही तरीके से पूरा विकास करा, तब आप कह सकते हो कि हमने तेरा पूरा विकास किया। और उसके बाद में आप उससे अपेक्षा कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हाँ हम डांट सकते हैं, तो वो कुछ नहीं कहेगा। तो ये है अधिकार और जिम्मेवारी में संबंध। तो हमने 3 चीजें जानी। पहला क्या अधिकार क्या होता है? अधिकार व्यक्ति की वे मांगे होती हैं जिन्हें कि राज्य और समाज के द्वारा मान्यता दे दी जाए। दूसरा जाना अधिकार और दावा। अधिकार जो है हर अधिकार एक दावा जरूर रहा होता है, किंतु हर दावा एक अधिकार नहीं बन पाता, ये जाना। फिर उसके बाद में तीसरी चीज अधिकार और जिम्मेदारी में क्या संबंध है। तो अधिकार और जिम्मेदारी, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन करता है तभी उसको वो अधिकार मिलता है। जैसे तुम्हारे को पता है कि मौलिक अधिकार हैं हमारे को मिले हुए हैं, हमारे को जो भी अधिकार मिले हैं उसके बदले में हमारे को कर्तव्य भी हैं, जो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं हमारे, तो उनका सही तरीके पालन करेंगे तब हम उन अधिकारों की मांग कर सकते हैं कि हमारे को वो अधिकार मिले हैं, उनको सही तरीके से हम पालन में लाएं।
उसके बाद में अधिकारी परिभाषा होगी, अधिकार और दावा हो गया, जिम्मेदारी और अधिकार हो गया। फिर अधिकारों के प्रकार कौन कौन से हैं उसके लिए हम बात करेंगे। और आपको पता है कि ये जो है अधिकारों की मांग को लेकर ये जो कुछ क्रांतियां हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति 1789 और अमेरिकन क्रांति 1776, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत नारा था फ्रांसीसी क्रांति का, आपको पता होगा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का सिद्धांत। तो उसमें भी इन चीजों की बात की गई थी कि ये अधिकार होने चाहिए। फिर अधिकारों के प्रकार, पहले क्या लिखना है, परिभाषा। परिभाषा में 3 चीजें बतानी है, कौन कौन सी? अधिकार की परिभाषा क्या है, फिर अधिकार और दावा, फिर अधिकार और जिम्मेदारी। ये 3 चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है सही तरीके से, ये एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में आपको बताना है, फिर इसी के अंदर आपको फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकन क्रांति के बारे में भी बता देना। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसका नाम स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का सिद्धांत था। और अमेरिकन क्रांति 1776 में हुई थी, उसमें भी जो अधिकारों की बात की गई थी। अधिकारों को लेकर हमेशा समाज में होता रहा है कि कुछ ना कुछ अधिकारों की मांग होती रहती है और समाज के द्वारा उन्हें स्वीकृति भी दी जाती है। फिर अधिकारों के प्रकार, इसमें सेम वही राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक, सांस्कृतिक, न्यायिक और शैक्षिक। राजनीतिक, कानूनी, तीसरा सामाजिक और चौथा है आर्थिक, पांचवा है सांस्कृतिक, छठा है न्यायिक और सातवां है शैक्षिक। ये अधिकारों के प्रकार देखने मिलते हैं, आयाम देखने को मिलते हैं हमारे को। उसमें अधिकार के आयाम है, जिसमें राजनीतिक आयाम में क्या है, हमारे को सभी को ये अधिकार है कि वो वोट दे सके और साथ ही साथ चुनाव में खड़ा हो सके और अपना प्रतिनिधि सही तरीके से चुन सकते हैं। ये राजनीतिक में लिखना है। कानूनी में, कानून की नजरों में समान अधिकार होना चाहिए सभी को कि अपना मनपसंद वकील वगैरह चुन सके, अपने केस को स्वयं लड़ सके, अपने खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए उसे न्यायालय का सहारा मिल सके, जनहित याचिका द्वारा दायर कर सके कोई व्यक्ति उसके लिए, तो उसके लिए RTI लागू कर सके, वो सारी चीजें। फिर है सामाजिक। सामाजिक में क्या है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो हमारे को अधिकार मिलने चाहिए कि समाज के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी गरिमा को कोई किसी के द्वारा कोई ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, वो सामाजिक अधिकार। किसी जाति, रंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो, वो उसका अधिकार है। उसके बाद में आर्थिक। आर्थिक में क्या है, आर्थिक में सभी को यह अधिकार है कि वो अपना सही तरीके से मूलभूत आवश्यकता पूरा कर सके, रोटी, कपड़ा और मकान उसे मिल सके, साथ ही साथ जो है रोजगार का अवसर मिल सके समान रूप से और न्यूनतम मजदूरी मिल सके। सांस्कृतिक में अपना पहनावा अपनाने का अधिकार है हमारे को, अपनी भाषा बोलने का, अपनी बोली को बोलने का जो है अधिकार होना चाहिए कि हम कोई भी पहनावा पहन सकते हैं और जो हमारी वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है, उनको हम अपना सके, उसमें कोई हमें रोके ना। न्यायिक में क्या है कि न्यायालय का दरवाजा सभी खटखटा सके, ये अधिकार है व्यक्ति का। उसके बाद शैक्षिक में शिक्षा का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारों को जान सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आयाम देखने को मिलते हैं अधिकारों के। उसके बाद में हम करेंगे कि अधिकारों के प्रकार कौन कौन से हैं। ये तो आयाम देखे हमने। अब अधिकार के जो प्रकार हैं 2 भागों में भी बांटा जाता है, एक प्राकृतिक अधिकार और दूसरा सामाजिक अधिकार। अब देखो, प्राकृतिक अधिकार वे होते हैं, प्राकृतिक अधिकार जो जन्म से मिले हैं, जो देवीय व्यवस्था पर आधारित होते हैं, मतलब ईश्वर के द्वारा जो दिए गए हैं, वो प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। और सामाजिक अधिकार वो होते हैं जो बाद में संविधान के द्वारा दिए गए, या फिर हम कहें कि एक समाज के द्वारा निर्धारित किए गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामाजिक अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने दिया था प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। उन्होंने 3 अधिकार बताए थे। पहला स्वतंत्रता, दूसरा संपत्ति
और तीसरा जीवन। ये इन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे जॉन लॉक के द्वारा, स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन। और सामाजिक अधिकार कौन से होते हैं? वो जो समाज के द्वारा, संविधान के द्वारा दिए गए, या हम कहें कि समाज में बाद में बना दिए गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम सामाजिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक के ये 3 अधिकार, ध्यान रखना, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, इन तीनों को याद रखना, और राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद में मौलिक अधिकार और अधिकार में अंतर क्या है, ये हम जानेंगे। मौलिक अधिकार और अधिकार, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार। देखो मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें की संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और न्यायपालिका की पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। सिर्फ हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध करा गया है, और बाकी जो है सामान्य अधिकार हैं। 6 कौन कौन? जिन्हें समाज के द्वारा मान्यता दी गई है किंतु उन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जाता और संविधान में सूचीबद्ध नहीं किया गया, उन्हें हम सामान्य अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे को वो पता होने चाहिए। सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है क्या हमारा? पहला है समानता का अधिकार, फिर उसके बाद में दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति, अल्पसंख्यक की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे को 6 मौलिक अधिकार देखने मिलते हैं जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। समानता का ये मौलिक अधिकार हमारे कहां पे दिए गए मैं बताता हूँ। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, और 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे, जिसमें अभी 6 कौन कौन से? समानता का अधिकार 14 से 18 तक दे रखा है आर्टिकल, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक, और उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है शोषण के 23 से 24 है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के 25 से 28 अनुच्छेद तक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति 29-30 में, 31 खाली है। 31 में पहले 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि 44वें संशोधन के द्वारा, संविधान का 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, उसके माध्यम से उसे हटा के एक सामान्य अधिकार बना दिया गया और 300 के अंतर्गत रख दिया गया है उसको भाग 12 में। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए अनेक रेट जारी किए जाते हैं, बंदी प्रतिशीलन, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण रेट और अधिकार परीक्षा इत्यादि। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भाग 3 में रखे गए हैं संविधान के। फिर आखिर में हम जानेंगे मानव अधिकार क्या होते हैं। लास्ट में आपको बताना है मानव अधिकार। मानव अधिकारों की विश्व स्तर पर घोषणा हुई थी कब? 10 दिसंबर 1948 यूएन के द्वारा। 10 दिसंबर 1948 को यूएन के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, और जब से ही 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसमें क्या होता है, मानव होने के नाते हमारे को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? मानव अधिकार जो है एक ह्यूमन होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमारे को मिलने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताया गया कि हर व्यक्ति को एक मानव अधिकार तो मिलने चाहिए। इसके लिए मानव अधिकार संगठन भी है, कुछ ह्यूमन राइट वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये रेड क्रॉस इत्यादि, ये सारे के सारे मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। और आखिर में आपको बता देना कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या बताओगे आप कि अधिकार व्यक्ति के लिए वे अधिकार व्यक्ति की वे मांगे होती हैं जिन्हें कि राज्य और समाज मान्यता देता है, और जिससे कि वह अपना व्यक्ति संपूर्ण विकास कर सकता है। बिना अधिकारों के व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी को हम मौलिक अधिकार भी देखे हमने और साथ ही साथ मानव अधिकार भी देखे। तो ये जो सारी चीजें हैं
इसको आपको एक्सप्लेन करना है सही, तो उसके बाद में कंक्लूजन में इन्हीं चीजों को पॉइंट टू पॉइंट बता देना है कि किस तरीके से मानव अधिकार जरूरी है, किस तरीके अधिकार जरूरी है। तो इन्हें संविधान में पूरी तरीके से मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। बिना अधिकारों के व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये आपका क्वेश्चन था। सबसे पहले परिभाषा जानी हमने, फिर उसके बाद में अधिकारों के प्रकार जाने, फिर उसके बाद प्राकृतिक और सामाजिक अधिकार में अंतर क्या है वो जाना, फिर आखिर में हमने जाना अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, फिर मानव अधिकार क्या है। तो ये आपको ढंग से एक्सप्लेन करके लिखना है इसी पैटर्न के हिसाब से। ओके, वीडियो आपने देखी और इसे पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। इसके लिए आपको मैं ये कहूंगा कि एक एक वीडियो को अगर लाइन से देखोगे तभी आपको सही तरीके से और समझ में आएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला पेपर में। इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप जैसे वीडियो देख रहे हो, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो और दूसरों को भी शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चे भी उनको देखकर आसानी से पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।